हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है चीन की क्रांति 1911 के बारे में। ये बक्सर के विद्रोह के समय मंचू सरकार की नीतियों ने मंचू सरकार के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। जनता में घोर असंतोष विद्यमान था। अतः मंचू प्रशासन के समक्ष दो विकल्प थे। प्रथम अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए गद्दी छोड़ दें और द्वितीय साम्राज्य को प्रशस्त कर प्रजा की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करे। इन दोनों विकल्पों में से प्रथम से तो वंश का अस्तित्व खतरे में था। अतः राजमाता ने द्वितीय विकल्प का आश्रय लेते हुए स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। अतः राजमाता ने तुरंत घोषित किया कि आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी आवश्यकता साम्राज्य को शक्तिशाली बनाकर प्रजा के हित की है। विदेशों में प्रचलित उत्तम प्रणालियों का प्रयोग कर हमें अपनी गलतियों से छुटकारा पाना चाहिए और पुरानी की गई त्रुटियों को बुद्धिमत्तापूर्वक स्वीकार करते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। राजमाता द्वारा सुधारों का आश्रय वास्तव में एक भुलावा था। यह चीनी जनता की संवैधानिक शासन की छाया दिखाकर मंचू प्रशासन के लिए समर्थन का एक ढकोसला ही था। वास्तव में 20वीं शताब्दी में राजनीतिक चेतना की जो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, उसे एक ऐसी क्रांति का जन्म तो देना ही था जो मंचू वंश का उन्मूलन कर चीन में गणतंत्र की स्थापना कर देती। तो बक्सर के विद्रोह के समय क्या मंचू सरकार की नीतियों ने क्या किया, मंचू सरकार के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। इसमें क्या हो गया कि जनता को घोर असंतोष विद्यमान था उस टाइम पर। अथवा मंचू प्रशासन के सामने दो विकल्प थे। एक तो अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए गद्दी छोड़ दे, दूसरी साम्राज्य का प्रशस्त कर प्रजा की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन उठाया, साम्राज्य को प्रशस्त कर प्रजा की स्थिति को प्रयत्न करे। पर ये क्या था, अगर इनमें से पहला चूज करते तो उनके वंश को के अस्तित्व को खतरा होता। द्वितीय का आश्रय लिया उन्होंने, इसलिए ये क्या था, द्वितीय जो आश्रय था ये क्या था, ढकोसला मात्र था। असली क्या था कि इसमें कि मंचू प्रशासन की जो अस्तित्व था उसको बचाना था असली उद्देश्य। क्रांति के कारण 1911 जो क्रांति हुई थी चीन की, उसके कारण इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट हो गया विदेशी हस्तक्षेप। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ चीन में पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रवेश के साथ जिस प्रकार सामने आया, आगे चलकर चीन के लिए अत्यंत अहितकारी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका एवं रूस ने चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्न में चीन का शोषण प्रारंभ कर दिया। चीन को ईश्वरीय साम्राज्य की प्रतिष्ठा को इससे गहरा आघात पहुंचा। 19वीं सदी के अंत तक आते आते चीन ने विश्व सभ्यता के केंद्र होने का गौरव खो दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यूरोपीय शक्तियों ने चीन पर अपना प्रभाव बनाकर जो संधियां की थी, उनसे प्राप्त विशेष अधिकारों के कारण वे चीन पर हावी हो गए एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चीन नाम मात्र के लिए स्वतंत्र देश रह गया। इस प्रकार चीन के अधोगति को होते देखकर यद्यपि राष्ट्रभक्तों ने विद्रोह भी किए थे, जिसमें ताइपिंग एवं बक्सर का विद्रोह उल्लेखनीय है, परंतु इन विद्रोहों को कुचल दिया गया। इन विद्रोहों को विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से ही कुचला गया था। अतः विदेशी हस्तक्षेप से देश को बचाने के लिए मात्र क्रांति का सहारा रह गया था। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया, क्रांति का फर्स्ट कारण हो गया विदेशी हस्तक्षेप था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, इसलिए क्रांति हुई। दूसरा हो गया मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। चीन में मंचू प्रशासन 1644 ईस्वी से 1644 ईस्वी से चला आ रहा था। मंचू शासकों ने जिस प्रकार विदेशी शक्तियों का सहयोग लेकर विद्रोह कुचला था, उससे क्या आम जनता की धारणा बन गई कि विदेशी प्रभाव के लिए मंचू वंश पूर्ण उत्तरदायी है। देश में पड़ रहे अकालों एवं लूटमार से चीन की रक्षा करने में शासन असफल रहा। अतः स्वर्णिक साम्राज्य को अधोगति तक पहुंचाने के लिए मंचू वंश को उत्तरदायी मानने वाली चीन की जनता मंचू वंश को उखाड़ देना चाहती थी। दूसरा कारण हो गया मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। तीसरा हो गया जनसंख्या में वृद्धि एवं प्राकृतिक प्रकोप। 20वीं शताब्दी के आरंभ में चीन की जनसंख्या की वृद्धि जिस प्रकार वृद्धि हुई, चीन की जनसंख्या में जिस प्रकार की
वृद्धि हुई, उस अनुपात में आधुनिक संसाधनों के अभाव में उत्पादन की वृद्धि नहीं हुई। जहां 1886 ईस्वी से 1911 तक जनसंख्या में 5 करोड़ की वृद्धि हो गई, वहीं न तो योग्य नई भूमि कृषि हेतु तैयार की गई और न ही आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर उत्पादन की वृद्धि का प्रयत्न किया गया। अतः भूखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं लूटमार को बल मिला, जिससे आर्थिक असंतोष व्याप्त हो गया। इसी बीच आर्थिक असंतोष की वृद्धि में प्राकृतिक प्रकोपों ने आग में घी का कार्य किया। 1910-11 में चीन की नदियों में बाढ़ आ गई। पिछले 40 वर्षों में सबसे विकराल एवं भयंकर बाढ़ मध्य चीन एवं 1910-11 में आई, जिससे अधिक नुकसान मंचू प्रशासन एवं इस गंभीर आर्थिक संकट का सामना न कर सका। जो ये बाढ़ आई थी, इसका संकट, जो ये बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप आया था, इसका संकट मंचू प्रशासन न कर सका। प्रशासन की संकट के समय उपेक्षापूर्ण नीति ने चीन की जनता में व्याप्त असंतोष की धधकती ज्वाला के रूप में उग्र स्वरूप दे दिया। तो तीसरा कारण हो गया जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक प्रकोप। चौथा हो गया प्रवासी मजदूर का प्रभाव। चीन की असंतुलित आर्थिक स्थिति ने चीन के लोगों में विदेशी पलायन की प्रवृत्ति को जन्म दिया। इस प्रकार लोगों में चीन के बिना पढ़े लिखे मजदूर वर्ग के लिए भी थे, जो कि आजीविका की खोज में विदेश चले गए। अमेरिका, हवाई द्वीप, फिलीपीन द्वीप समूह, मलय प्रायद्वीप, मलय राज्य संघ, सिंगापुर एवं कनाडा में इस वर्ग के चीनी लोग विद्यमान थे। इस समय तक विदेशों में 25 लाख चीनी थे, जिसमें अमेरिका में 3 लाख एवं मलय राज्य संघ व सिंगापुर में 13 लाख चीनी थे। ये प्रवासी बिना पढ़े लिखे चीनी वर्ग ने चीन में अपने वर्ग में चीन की स्थिति की तुलना विदेशों से करते और विदेशों की उन्नत आर्थिक स्थिति का बखान करते। अथवा मजदूर वर्ग के प्रवासी जनों ने आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े चीनी मजदूर वर्ग में क्रांति की भावना का विकास कर दिया। तो चीनी मजदूरों का प्रभाव के बाद हो गया बौद्धिक जागरण। 1905 में चीन की प्राचीन परीक्षा पद्धति की समाप्ति एवं आधुनिक शिक्षा की महत्ता ने अनेक चीनी विद्यार्थियों के विदेशों में विद्याध्ययन के लिए प्रेरित किया। इधर ईसाई मिशनरियां भी प्रतिवर्ष अच्छे विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के लिए विदेशों में भेजती थी। वहां की शिक्षा, शासन पद्धति एवं रहन सहन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनको पश्चिमी सभ्यता के समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों ने प्रभावित किया। अतः इन विद्यार्थियों ने चीन की स्थिति का विदेशी की स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में 1898 में जापान में ताओ दा बुन काई की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य चीनी की समस्याओं का अध्ययन करना था। चियांग छाओ ने पश्चिमी सभ्यता का अध्ययन कर 1898 में ची ई पाओ तथा 1902 में सिन मिंग तुसुंग पाओ नामक पत्रिकाएं प्रकाशित किए। थांग सा हांग ने होनान में तुज ली हुई नामक संस्था की स्थापना की। डॉक्टर सुन यात सेन ने तुंग मेंग हुई नामक जिस दल का गठन किया, उस दल ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि चीन में क्रांति आवश्यक है। लिन सू ने स्कॉट वालकाज एवं डिकेंस नामक विदेशी लेखकों की कृतियों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक चीन में समाचार पत्रों का प्रकाशन भी आरंभ हो गया था। छापे खाने के आविष्कार ने मुद्रण कार्य को द्रुत गति से बढ़ा लिया। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के आलोक में चीन में बौद्धिक जागरण का जो वेग प्रारंभ हुआ, उसने चीन में क्रांतिकारी बीज बोने में अहम भूमिका निभाई। छठा हो गया डॉक्टर सुन यात सेन का नेतृत्व। चीन की क्रांति के जनक डॉक्टर सुन यात सेन ने चीन की क्रांति के लिए बौद्धिक एवं क्रांतिकारी पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर सुन यात सेन ने चीन की दुर्दशा का मूल कारण मंचू वंश को मानकर क्रांतिकारी संस्था हिनसंग चुंग हुई की स्थापना की। 1905 में इसी संस्था का पुनर्गठन कर तुंग में हुई नाम दिया गया। डॉक्टर सेन के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर चीनी विद्यार्थियों ने उनका समर्थन किया। वास्तव में डॉक्टर सेन का व्यक्तित्व क्या था? क्रांतिकारी था। देन हो गया तत्कालीन कारण। 1909 से 1911 के मध्य केंद्र द्वारा अपनाई गई रेलवे लाइनों के निर्माण की नीति एवं हांगकांग की घटना क्रांति का तत्कालीन कारण बनी।
वास्तव में पीकिंग की केंद्रीय सरकार ने रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु विदेशी फर्मों के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिए थे और चीन के विभिन्न प्रांतों में विदेशी फर्म रेलवे लाइनों का निर्माण कर रही थी। परंतु अनेक प्रांतों में यह आवाज उठने लगी कि रेलवे लाइनों के निर्माण में चीन की पूंजी व्यय होनी चाहिए और इसका नियंत्रण एवं संचालन प्रांतीय आधार पर होना चाहिए। इस विरोध ने केंद्र एवं प्रांतीय विरोध का रूप ले लिया। 1905 में इसी प्रश्न पर अधिकार वापस लो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। वस्तुतः प्रांतीय शासकों के विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि केंद्र विदेशी शक्तियों से ऋण लेकर यह कार्य कर रहा था, जिससे विदेशी प्रभाव चीन में बढ़ रहा था। इस विरोध ने उस समय उग्र रूप धारण किया जब जचुआन प्रांत में रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु पूंजी का अधिकांश भाग प्रबंधकों ने अन्य कार्यों में नष्ट कर दिया। तो केंद्र सरकार ने साझेदारों को रकम के 50% से कम बॉन्ड देने का निर्णय लिया। साझेदारों के विरोध करने पर प्रदर्शन का आरंभ हो गया। अतः सरकार ने 1911 में विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। जब यह आंदोलन अपने चरम विकास में था, उसी समय 10 अक्टूबर 1911 को हांगकांग की एक रूसी बस्ती में एक घर में बम विस्फोट हो गया। यह घर क्रांतिकारियों का बम बनाने का अड्डा था। रूसी बस्ती में बम फटने से रूसी अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर मंचू सरकार का तख्ता पलटने का प्रयत्न करने वाली अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार कर चीनी वायसराय के अधीन कर लिया। इस पर सेना में स्थित क्रांतिकारियों ने वायसराय के दफ्तर में आग लगा दी। चीनी सेनापति एवं वायसराय शहर से पलायन कर गए। कर्नल ली युआंग हुंग के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वुचांग पर अधिकार कर लिया। 12 अक्टूबर 1911 को हांगकांग पर अधिकार कर लिया गया और क्रांतिकारियों ने एक काम चलाओ सरकार की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष ली युआन हुंग को बनाया गया। इस सरकार ने एक प्रज्ञप्ति जारी कर चीन के सभी प्रांतों एवं नगरों से मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस प्रकार संपूर्ण चीन में क्रांति का प्रारंभ हो गया। देन हो गया क्रांति की घटनाएं। क्रांति की कौन कौन सी घटनाएं हुई? क्रांति की ज्वाला शीघ्र ही यांगत्से तट के ऊपर नीचे और तथा दक्षिण की ओर फैलने लगी। सांतोंग, चिहली एवं सैसी ने भी मंचू सरकार के विद्रोह में हिस्सा लेने की घोषणा कर दी। वुचांग स्थित क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी परिषद की स्थापना के उद्देश्य से सभी स्वतंत्र प्रांतों को अपना अपना प्रतिनिधित्व वुचांग भेजने के लिए अपील की। प्रतिनिधियों ने एक वचन पत्र तैयार किया। यही वचन पत्र आगे चलकर प्रारंभिक काम चलाओ संविधान के रूप में नानकिन में स्वीकृत हुआ। संघाई में शीघ्र ही एक सैनिक सरकार का गठन हो गया। इधर केंद्रीय सरकार ने घबराकर विद्रोह का दमन करने के लिए युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बनाया। परंतु युआन शिकाई अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने पूर्ण निष्ठा के साथ विद्रोह दमन का प्रयत्न नहीं किया। उसने संघाई की क्रांतिकारी सरकार से समझौते की वार्ता आरंभ कर दी। पीकिंग में अपनी सरकार बना ली। पीकिंग में शाही राजमाता में ये परिवर्तन हो रहे थे कि 15 दिसंबर 1911 को संघाई में प्रांतों की क्रांतिकारी सैन्य सरकारों का सम्मेलन बुलाया गया। इसमें चीनी गणतंत्र की केंद्रीय सरकार स्थापित करने की बात कही। हांगकांग में हुए सम्मेलन में युआन शिकाई को गणराज्य का राष्ट्रपति बनाने का निश्चय किया गया। इसी बीच क्या हुआ कि 24 दिसंबर 1911 में अमेरिका से डॉक्टर sun yat-sen संघाई पहुंचा। उसके संघाई पहुंचते ही क्रांतिकारियों ने डॉक्टर सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। इससे युआन शिकाई को राष्ट्रपति बनाए जाने का निश्चय समाप्त हो गया। जनवरी 1912 में डॉक्टर सेन ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इस स्थिति में पीकिंग की मंचू सरकार ने नानकिन की युआन शिकाई की सरकार को कुचलने का प्रयास किया। इस पर डॉक्टर सेन ने निर्णय लेते हुए युआन शिकाई को तार द्वारा सूचित किया कि यदि वह गणतंत्र को स्वीकार कर ले तो उसके राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। युआन शिकाई की इस प्रस्ताव पर सहमति ने मंचू वंश को खतरे में डाल दिया। 12 फरवरी 1912 को सत्तारूढ़ मंचू राजवंश का अंत कर दिया गया।
मंचू राजवंश के लिए एक राजप्रासाद छोड़ दिया गया। उसके लिए वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी गई। युआन शिकाई को चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। क्रांति के असफलता के कारण, इस क्रांति की कुछ असफलता थी, वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया युआन शिकाई का उत्तरदायित्व। चीन की क्रांति 1911 की असफलता का सबसे बड़ा कारण युआन शिकाई का प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी रुख था। यह ठीक है कि क्रांति के परिणाम स्वरूप चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे तानाशाह बनाने की ओर प्रेरित किया। मई 1914 में चीन के लिए जो संविधान बनाया उसमें केवल राजा नाम की कमी थी। वस्तुतः हर दृष्टि से अधिकार अपने पद में सुरक्षित कर लिए गए थे। उनके सलाहकार फ्रैंक ने तो यहाँ तक कहना प्रारंभ कर लिया कि चीन में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्रात्मक प्रथा अधिक उपयुक्त है। जिस देश में लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं, वहाँ गणतंत्रात्मक सरकार बेकार हो जाती है। अतः युआन शिकाई ने दिसंबर 1915 में अपने पिछलगू उन जनता के 1834 प्रतिनिधियों को बुलाकर अपना राज्याभिषेक तक की भूमिका बनाने का प्रयत्न किया गया था। यही नहीं, 19 जनवरी 1916 उसके राज्याभिषेक की तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी, परंतु विद्रोह होने से उसका यह राज्याभिषेक का स्वप्न पूरा न हो पाया। दूसरा असफलता कारण राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। चीन जैसे विशाल देश को कभी भी मंचू शासकों ने केंद्रित करने का प्रयत्न नहीं किया। मंचू प्रशासन के समय चीन अनेक प्रदेशों में विभक्त था और प्रत्येक प्रदेश में सामंती शासक प्रायः स्वतंत्रतापूर्वक शासन करता था। प्रत्येक प्रदेश की शासन व्यवस्था अलग थी, अथवा प्रांतीय सामंती शासक सदा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हुए केंद्रीय सरकार की उपेक्षा करते थे। इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया, अथवा राष्ट्रीयता की भावना के अभाव में क्रांति असफल हो गई। देन हो गया जनमानस का जागृत होना। चीन की अधिकांश जनता अशिक्षित तथा वह क्रांति या गणराज्य के अर्थ को समझने में असमर्थ थी, अतः चीन के नवोदित गणराज्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। देन हो गया आर्थिक स्थिति। नई सरकार को चीन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया। जो चीन की नई सरकार थी उसने चीन की नई सरकार ने चीन की जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया विशेष। चीन की जनता नई सरकार को सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की अपेक्षा करती थी। चीन की जो जनता थी नई सरकार से क्या करती थी, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की अपेक्षा कर, परंतु जब स्थिति का में कोई अंतर नहीं पाया तो उसने उसके लिए गणराज्य एवं मंचू प्रशासन में कोई विभेद समझ में नहीं आया। चीन की गणतंत्रीय सरकार के लिए भी यह असंभव था कि इतनी जल्दी वह चीन की आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाते, किंतु क्योंकि मंचू प्रशासन ने देश को आर्थिक रूप से बिल्कुल जर्जरित कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया चीन की क्रांति और उसके जो कारण और उसके जो घटनाएं और सफलता के कारण उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.